नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में। और जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्ज़ाम। इसी नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल के अंदर जा करके इस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या पूछे जाने वाला है। इसमें बीए फर्स्ट ईयर का आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के मूल आधार। और आज हम जानेंगे मस्तिष्क की संरचना और उनके कार्य। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है और मैं इसमें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो आइए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जिसमें हमारा आज का टॉपिक था मस्तिष्क की संरचना। मस्तिष्क को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पहला भाग होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। तो आज हम जानेंगे मस्तिष्क के संरचना और उसके कार्य। तो हमारे शरीर में जो हमारा मस्तिष्क है वह संपूर्ण तंत्रों का केंद्र है, अर्थात मस्तिष्क ही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और जो खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क या गोखुर पाया जाता है, जो उठा हुआ रहता है, यहाँ पर मस्तिष्क पाया जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन करना होता है, फिर वो ऐच्छिक क्रिया हो या अनैच्छिक क्रिया हो। और इन कार्यों में समन्वय स्थापित करना भी मस्तिष्क का प्रमुख कार्य है। हृदय और फेफड़ों के समान मस्तिष्क भी सदैव कार्यरत रहता है। यदि इसकी नियंत्रण क्रिया क्षण भर के लिए रुक जाए तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। हमारे सोने की स्थिति में भी मस्तिष्क दूसरे अंगों के कार्यों की देखरेख करता है। मस्तिष्क हृदय, फेफड़ों, आमाशय एवं अंतड़ियों आदि सभी अंगों की कार्यों की देखरेख करता है। इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है और समन्वित भी करता है। और यदि इसकी आवश्यकताओं के अनुसार अगर इसे शुद्ध रक्त मिलता रहे तो मस्तिष्क थकता भी बहुत कम है। और जब इसमें रक्त का संचार सुचारू रूप से नहीं हो पाता है तो मस्तिष्क जल्दी थक जाता है, और जब जल्दी थक जाता है तो इंसान को नींद बहुत आने लगता है। विचार तथा स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है। विभिन्न अंगों पर जो इसका नियंत्रण होता है पूर्ण रूप से, वह नियंत्रण कमजोर पड़ने लग जाता है। अर्थात हम करना कुछ और चाहते हैं और करते कुछ और हैं। ये बहुत ही न्यून मात्रा में पाया जाता है। अगर आप स्वयं को बहुत अच्छे से जानते होंगे तो इस चीज़ को आप महसूस करते होंगे। उदाहरण में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसे आप वृद्धावस्था के दौरान में ले लीजिए। वृद्धावस्था में रक्त संचार कम हो जाने के कारण मस्तिष्क की कार्य क्षमता में भी कमी पाई जाती है, और जिसके कारण आप जैसे वृद्धावस्था में देखते हैं कि इंसान चलना चाहता है परंतु चल नहीं पाता है। वह बोलना कुछ और चाहता है और बोलता कुछ और है। अब जानते हैं मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। बृहत मस्तिष्क, दूसरा है अनुमस्तिष्क और तीसरा है मज्जका। अनुमस्तिष्क को लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। जानते हैं बृहत मस्तिष्क क्या है और इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। यह मस्तिष्क का ऊपरी व बाहर की ओर का तथा सबसे बड़ा भाग होता है। अर्थात जो बृहत मस्तिष्क होता है वह मस्तिष्क का सबसे ऊपरी हिस्सा वाला भाग होता है और यह सबसे बड़ा भाग होता है। यह बाएं तथा दाएं गोलार्धों में विभक्त होता है। इसकी बाहरी सतहों में खांचे तथा दरारें होती हैं। झुर्रियों और दरारों के कारण यह अखरोट की गिरी जैसी दिखाई देती है। इसके बाह्य भाग का रंग धूसर सा होता है और आंतरिक भाग का रंग सफेद होता है। इसका कारण यह है कि बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाएं रहती हैं जो धूसर रंग की होती हैं और उनके सफेद रंग के अक्षतंतु अंदर की ओर होते हैं।
ये दोनों गोलार्ध तथा पालियों में बटे होते हैं। इनके अत्यंत महत्वपूर्ण भाग धूसर रंग के प्रांतस्थ, जिसको कि इंग्लिश में कॉर्टेक्स के अंदर स्थित होता है। जो अधिवृक्क ग्रंथि का जो बाहरी हिस्सा होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो वही अधिवृक्क ग्रंथि के बाहरी से कॉर्टेक्स के ऊपर में यह स्थित होता है। इनके कुछ केंद्र विभिन्न ज्ञानेंद्रियों में उत्पन्न होने वाले संवेदों को संग्रहित करते हैं तथा इनका मूल्यांकन करते हैं। और जो कुछ केंद्र होते हैं वह सोच विचार तथा स्मृति केंद्र होते हैं। इनमें से कुछ प्रेषक केंद्र होते हैं जो शरीर के विभिन्न पेशियों के गति को आदेश करते हैं। वैसे तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों में कार्य भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इनके एक विशेष भाग में सर्दी गर्मी का संवेद पहुंचता है, तो वहां से वह संवेद मोटर अर्थात गति केंद्र में पहुंचाया जाता है, जिसका कार्य शरीर की मांसपेशियों को तुरंत उचित दिशा में कार्य करने के लिए आदेश करता है। और इस प्रकार आदेश के अनुसार पेशियां सिकुड़न तथा विमोचन का कार्य गतिशीलता द्वारा करते हैं। आंखों के संवेद मस्तिष्क के पिछले भाग में पहुंचते हैं, जहां उनका बोध तथा मूल्यांकन होता है। अर्थात जो कुछ भी हम देखते हैं वो हम सिर्फ देखते नहीं है, उसे हमारा मस्तिष्क बताता है कि ये ऐसा है। जैसे लाल रंग हम देख रहे हैं सामने, तो हमारी आंखों से वो किरण जा रही है, अर्थात उसको समझने का कार्य मस्तिष्क कर रहा है कि वह लाल रंग ही है। क्योंकि आंखों का कार्य तो बाह्य जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, बाहरी चित्र हमें जो दिखाई दे रहा है, उसको ग्रहण करना है, और समझने का कार्य उसके मस्तिष्क का करना है। और यह कर्ता कौन है? बृहत मस्तिष्क यह कार्य को संपन्न करता है। इसी प्रकार जब कान में ध्वनि पड़ती है, तो कान का कार्य होता है कि ध्वनि को ग्रहण करना, पर ध्वनि को समझना वह मस्तिष्क के एक विशेष केंद्र के द्वारा संपन्न होती है। अर्थात जो उस ध्वनि को समझने का कार्य है वो मस्तिष्क के द्वारा संपन्न होती है। सोचने विचारने का जो भाग होता है, अर्थात जहाँ से हम सोचते विचारते हैं, वो हमारे मस्तिष्क के सामने का भाग होता है। और यदि कोई केंद्र चोट आदि लगने से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उस केंद्र का कार्य समुचित रूप से नहीं हो पाता है। या फिर यदि मस्तिष्क के किसी कोने में या फिर कहीं पे भी रक्त का संचार सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, तो उस केंद्र की कार्य क्षमता में भी छिड़ता आने लगती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मस्तिष्क का जो दायां भाग होता है वह बाएं भाग के, अर्थात शरीर के बाएं भाग, अर्थात हमारा जो दाहिना हिस्सा वाला मस्तिष्क है वह हमारे शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है, और हमारे दिमाग का जो बायां हिस्सा है वह शरीर के दाहिने भाग को कंट्रोल करता है। और जैसे किसी को लकवा मार देता है ना, तो वह भी, और लकवा मार देता है तो शरीर के एक साइड का जो भाग होता है वो पूर्ण रूप से शिथिल हो जाता है। तो इसका रीज़न भी यही है कि जैसे अगर बाएं साइड में, क्योंकि बाएं साइड में अधिकतर होता है ऐसा, क्योंकि बाएं साइड से हम काम कम लेते हैं। अर्थात शरीर का जो, जैसे हमारा बायां हाथ कमज़ोर होता है, किसी किसी का बायां हाथ ज़्यादा काम करता है, दाहिना कम काम करता है, ठीक है। तो जो बायां हाथ होता है वह जल्दी शिथिल हो जाता है। अर्थात जब भी जिसको हवा लगना बोलते हैं या फिर लकवा बोलते हैं, तो अगर बाएं साइड के अंगों का शिथिल, अगर मतलब बाएं अंग शिथिल हुए हैं, बाएं साइड के अंग शिथिल हुए हैं, तो रीज़न ये है कि मस्तिष्क का जो दाहिना हिस्सा है वह कार्य करना बंद कर दिया है। क्योंकि मस्तिष्क का जो दाहिना अंग है वह बाएं अंगों को आदेश नहीं दे पा रहा है। तो ये तो बात हुई बृहत मस्तिष्क की। अब बात करते हैं अनुमस्तिष्क अर्थात लघु मस्तिष्क। ये क्या है और किस प्रकार कार्य करता है, इसका हमारी शरीर में क्या उपयोगिता है।
अनुमस्तिष्क जो है वह बृहत मस्तिष्क के पिछले भाग की ओर नीचे में स्थित होता है। बृहत मस्तिष्क की भांति यह भी दो गोलार्धों में विभक्त होता है और यह भी बाहर की ओर धूसर रंग और अंदर की ओर सफेद रंग का होता है। इसका कार्य विभिन्न संवेदों को, जो इसमें संवेदी तंत्रिका तंत्र का मार्ग होता है, वहां पहुंचाता है और वहां से यह छांटने का काम करता है और छांट करके प्रमस्तिष्क कार्टेक्स में अर्थात प्रांतस्थ में स्थित भिन्न भिन्न संबंध केंद्रों को भेजना है। और यदि मस्तिष्क में कोई विकार या कोई दोष अगर उत्पन्न हो जाता है, अर्थात अनुमस्तिष्क में अगर कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो चेष्टाएं जो है वो समन्वय रहित हो जाती हैं, अर्थात अंगों की गति व चाल अनिश्चित हो जाता है। हाथ पैरों की गति पर नियंत्रण नहीं रहता है। चलने में पैर लड़खड़ाते हैं। खड़ा होना भी कठिन हो जाता है। इसका कारण यह है कि अनुमस्तिष्क स्वस्थ दशा में पेशियों की गति नियंत्रित करता है और जब इसमें चोट लग जाती है या कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो यह अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं मज्जका की, अर्थात जो तीसरा भाग है इसका, हमारे मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है। जो मज्जका है वह मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है और जो आयताकार होता है और ये ठीक अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है और वास्तव में तो यह मेरुरज्जु का प्रारंभिक शीर्षक भाग है और मेरुरज्जु से अधिक मोटा होता है। बृहत मस्तिष्क के विपरीत इसमें जो श्वेत भाग होता है वह बाहर की ओर होता है और जो धूसर होता है वह अंदर की ओर स्थित होता है। यह ऊपर की ओर बृहत मस्तिष्क से और नीचे की ओर अनुमस्तिष्क से, पीछे की ओर अनुमस्तिष्क से और नीचे की ओर मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मज्जका का कार्य जो होता है वह मस्तिष्क के जो तंत्र होते हैं उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जो प्राणों के आधार हैं, जैसे श्वसन तंत्र, हृदय तथा परिसंचरण तंत्र तथा रक्तवाहिका तंत्र। मज्जका स्थित श्वास क्रिया का, हृदय की धड़कन की गति, रक्त संचालन क्रिया का, एक शरीर के ताप का नियमन करता है। मस्तिष्क से कुछ तंत्रिकाओं के जोड़े आरंभ होते हैं और मज्जका में से ही गुजरते हैं और इन्हें कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। अर्थात ये जो हमारा पिछला हिस्सा है यहाँ से दो भागों में विभाजित होते हैं पूरे शरीर में, अर्थात बीच में रीढ़ की हड्डी और उसके दाएं और बाएं साइड में कपाल तंत्रिकाएं। आपने अगर एक्सरे देखा होगा पीछे रीढ़ की हड्डियों का तो आपको जॉइंट बाय जॉइंट आपको पीछे रीढ़ की हड्डी दिखाई देगी और उसके ठीक बगल में से एक पतली सी नलिकाएं दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये वही नलिकाएं हैं जिनको कि हम कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं और वही नलिका डायरेक्ट हमारे कपाल अर्थात हमारा जो सर होता है, सर का जो पिछला हिस्सा होता है, ठीक है, वहां जाकर के जॉइंट होती हैं और जहां पर जॉइंट होती हैं वही मेरुरज्जु कहलाता है और वो एंड यहाँ पर होता है। ये यहाँ से जाता है, यहाँ से ही विभाजित होता है, विभाजित होकर के और ये दो साइड में विभक्त हो जाता है। इनमें से वेगस नाम की तंत्रिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मस्तिष्क से निकलने के पश्चात मज्जका में से होती हुई तथा कई शाखाओं में बढ़ती है और नीचे के साइड में न्यूरॉनों का जाल फैला देती है। इसकी क्रिया का प्रभाव मोटर गाड़ी के ब्रेक के समान होता है। यह आंतरिक अंगों की क्रियाओं की गति को धीमी कर देता है और इसे तेज भी कर देता है, अर्थात ये उसकी गति को नियंत्रित करता है। मेरुरज्जु में से होकर जो संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क में से गुजरती हैं, वे सब मज्जका में से ही गुजरती हैं। मज्जका के दूसरी ओर परंतु उससे जुड़ा हुआ मस्तिष्क का ही एक भाग है, उसे मज्जा सेतु कहते हैं। अर्थात जहां पर ये दोनों जॉइंट होते हैं वहीं पे ये कुछ इस प्रकार की है ना, ऐसे लंबे में वो जॉइंट होती हैं और जॉइंट होने के बाद में इसे ही ब्रिज कहते हैं।
और इसी ब्रिज का नाम होता है जो हमारे ऐसे ठीक इस नाक के पीछे पाया जाता है, ठीक है। इसी सेतु को मज्जा सेतु कहते हैं। और ये जो सेतु है वह अनुमस्तिष्क और बृहत मस्तिष्क को दोनों को साथ में जोड़ता है। अर्थात ये जो मज्जका है वो बृहत मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क दोनों को साथ में जोड़ता है। अर्थात यहाँ पर बृहत मस्तिष्क और यहाँ पर अनुमस्तिष्क, और बीच में जो है यहाँ पर ये मज्जका। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक इस तरीके से लंबे में एक ब्रिज बनाते हैं और इसी ब्रिज को मज्जा सेतु कहते हैं। और बृहत मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं या उसकी ओर आती हैं वे सभी इसी सेतु से गुजरती हैं। और बृहत मस्तिष्क के बाएं भाग को शरीर के दाएं भाग से, मस्तिष्क के दाएं भाग को शरीर के बाएं भाग से मिलाती हैं। जैसे यदि कोई बालक बाएं हाथ से खाना खाता है या बाएं हाथ से लिखता है तो समझना चाहिए कि उसकी दाएं ओर का जो बृहत मस्तिष्क है वह अधिक विकसित तथा पुष्ट है, इसलिए उसके बाएं हाथ से कार्य करने में बाधा नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि यदि जैसे अगर हमें कोई बाएं हाथ से लिखने को कहे, जैसे नॉर्मल इंसान को अगर बाएं हाथ से लिखने या फिर बाएं हाथ से काम करने को कहा जाए तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, तो उसी प्रकार से उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो हमने जाना है मस्तिष्क और मस्तिष्क के कार्य, ठीक है। और मस्तिष्क को कितने प्रकार में बांटा गया है, जो कि और ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, तो इसलिए आप इसको रेडी कर लीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं जिसमें हम बताने वाले हैं हाइपोथैलेमस की प्रक्रिया, जो कि 2016 में पूछा गया है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।